गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएसएम जीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मेरे समक्ष उपस्थित हैं हमारे प्रिय बड़े भाई मनोज मुच्छाल जी, जो प्रारंभ में इन्होंने भारतीय सेना में रहकर सेवाएं दी और देश का नाम रोशन किया और वर्तमान में एमपीपीएससी 2020 में आधिकारिक पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं और इन्होंने पहले भारतीय सीमा की बाहरी सुरक्षाएं की, आज ये आंतरिक सुरक्षा में योगदान देंगे। आप इन्हीं से जानेंगे इनकी जर्नी, इन्होंने किस प्रकार से रणनीति बनाई कि एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने इस पद को धारण किया है और अपने परिवार, अपने गांव, अपनी तहसील, अपना राज्य, अपना जिला और देश का नाम रोशन किया। तो सर, आप अपनी जर्नी को थोड़ा बयां करें, जिससे आप जो भी छात्र सुने तो वो कम से कम उस मुकाम तक तो पहुंच पाए जिस मुकाम को आपने धारण किया। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपको इस यूट्यूब के माध्यम से आपने मुझे बुलाया और ये गौरव महसूस कराने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगा। मेरा नाम मनोज मुच्छाल है। 2020 के जो रिजल्ट जारी किया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उसमें मुझे असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का पद अलॉट हुआ है। इससे पहले मैं लगभग 16 वर्ष की सेवा करने भारतीय चिकित्सा कोर में नायक के पद से रिटायर हुआ हूँ और जो ये पीएससी के दौरान चल रही है, ये मेरा प्रथम प्रयास था जिसमें मुझे ये पोस्ट अलॉट हुआ है। तो आपने जो जर्नी स्टार्ट की तो आपने कब स्टार्ट की सर? जैसा कि मैं 2020 में सेना से रिटायर्ड हुआ, उस समय क्या है कि पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, तो मैं उस जो कोरोना काल में घर में रहने के दौरान मैंने अपनी पीएससी उसका सदुपयोग किया और घर से ही यूट्यूब के माध्यम से मैंने प्री की तैयारी कोरोना में। तो आपने सेना की तरह संयमित होकर आपने इस फील्ड में भी झंडा गाड़ दिया। जी जी धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे कि बच्चों की डिमांड है तो मैं उनकी डिमांड आपके समझ रखूंगा। जैसे कि आपने जो प्री दिया, तो आपने प्री के दौरान क्या रणनीति अपनाई? एक बार में ही आपने क्वालिफाई कर दिया? प्री के दौरान मैंने ये रणनीति अपनाई कि जो आप सबसे पहले सिलेबस को समझे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आपसे क्या चाहता क्या है। आप सिलेबस को गहन अध्ययन करें और वही पढ़े जितना सिलेबस में दिया है। अनशन की चीजें या फालतू चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, एक ही चीज को बार बार रिवाइज करें, आपके दिमाग में आ जाएगा और आप अच्छे से उसको पास कर सकते हैं। तो आपने जैसे प्री का जो सिलेबस है तो आपने उसको हाईलाइट किया कि हाँ क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बच्चों की समझ ये है कि पढ़ें क्या और छोड़ें क्या, वो क्या समझते हैं पूरा। तो आपने ऐसा क्या किया? कोई आपके पास कुछ नोट्स या आपने कुछ बुक को परचेज किया? या आपके जैसे आपने इंडियन ज्योग्राफी ले लो, तो इसके लिए आपने क्या किया? इंडियन ज्योग्राफी या कोई भी सिलेबस होते से कि कोई भी विद्यार्थी जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो वो बेसिक से ही पढ़ना स्टार्ट करता है। तो अगर आप जैसे मैंने तो फर्स्ट में ही लूसेंट में सेना में रहते हुए भी लूसेंट ही रेफर करता था। नहीं, आपने सेना के दौरान ही मन बना लिया था क्या? जी, क्योंकि मैं सेना में अधिकारी बनना चाहता था, उसमें किसी कारणवश में सफल नहीं हो पाया था, तो इस वजह से मुझे अधिकारी तो बनना था, तो फिर मैंने ये राह चुनी। अंत में आप सफल भी हुए जी। तो जैसे प्री में आपने क्वालिफाई किया, तो आपने जो मेंस की जर्नी है, क्योंकि आप जानते हैं पहली बार में प्री निकालना, उसके बाद मेंस तक जाना, तो मेंस को समझना पहले तो आपने उस समय क्या रणनीति अपनाई कि मेंस में आप क्वालिफाई कर पाए? क्योंकि कोरोना काल था और समय भी मुझे काफी ज्यादा मिला, तो इस वजह से बार बार चीजों को रिवाइज करते गए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते गए, कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए और ये मुकाम अर्जित किया। तो आपने जैसे कि मेंस के दौरान टेस्ट सीरीज लगाई कि आपने किस तरह से नोट्स प्रिपेयर करे, तो उस रणनीति को थोड़ा शेयर करें जिससे जो भी छात्र जुड़े हैं वो समझ पाए। जी, अगर मेंस व्यक्ति को देना है और मेंस के दौरान व्यक्ति को टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपके सामने 3 घंटे में एक 10 यूनिट कवर करके आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो
क्वेश्चन की डिमांड है वो देना है, तो आप टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है कि आप फर्स्ट में शॉर्ट नोट्स न बनाएं। आप किसी भी बुक चाहे जिससे भी पढ़ते हो उसमें 3 से 4 5 बार जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब जाके आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि वो आपको मेन एग्जाम में काफी फायदेमंद होंगे। नहीं, आप तुरंत रिवीजन करके चले जाएं उसको जी। मेंस को। तो जैसे कि आपने मेंस के दौरान आप 6 से आपके पेपर होते हैं, तो आपने एक एक करके क्या रणनीति अपनाई हो? रणनीति का ऐसा तो कोई खास रणनीति नहीं थी। मैं किसी भी बुक को बार बार रिवाइज करता था और बुक बदलता नहीं था। चाहे अगर मुझे कोई नई चीज मिली तो मैं उसी बुक में एंट्री कर लेता था, लेकिन बुक नहीं बदलता था मैं। तो वो मेरे दिमाग में लगभग घुस जाती थी कि यही चीजें कॉन्सेप्ट सब मेरे क्लियर है। मुझे लग रहा है कि आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी बहुत वैसी मजबूत हो गई होगी, क्योंकि आपने देश की सेना में काम किया है, तो आपने हाँ। लगभग सभी मोर्चों पर जाके आपने तैनाती दी होगी, जहां तक मुझे जानकारी है। तो आपको वो चीज तो बिल्कुल कहते नहीं, हम लोग कहे हम कश्मीर घूमने जाना है, तो आपने तो वहां रह के ड्यूटी दी है। हाँ, इससे काफी फायदा भी मिलता है, क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ ऐसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया अपन अपने से दर्रा कोई झील कहाँ है या दर्रा कहाँ है, तो आपको जैसे किबिल लामजाओ, तो मुझे पहले से ही पता था कि किबिल लामजाओ कहाँ पे है। जैसे लासो उत्सव है कहाँ मनाते थे, तो मुझे पहले ही क्लियर था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते थे जिससे मुझे काफी फायदा हुआ। अच्छा, तो जैसे आपने मेंस में अपना एथिक्स आता है, निबंध है, हिंदी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये लास्ट के 3 पेपर आपने सही ढंग से कवर कर लिए तो आपका पता होना निश्चित है। तो आपने ऐसा क्या रणनीति अपनाई? जो इथिक्स क्या है कि इथिक्स एक हमारी मनोवृत्ति, एक तरह से हम क्या सोचते हैं और वो है। तो इथिक्स के लिए मैंने कोचिंग करी थी हिंदुस्तान में, जहाँ जाके मैंने सबसे पहले समझा कि इथिक्स आखिर है क्या चीज, हमसे क्या मांग रहा है, और उसी चीज को मैंने बार बार रिवाइज किया और उसी चीज को बार बार पढ़ता रहा। तो इस वजह से हिंदी के लिए आपने किस बुक को प्रेफर किया? हिंदी के लिए मैंने जो श्रीवास्तव मैडम की आती है वो उसको रेफर किया था। अच्छा, तो उसमें आपने सिलेबस उठाया, उसके अनुसार आपने जी, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो सफलता जरूर अर्जित होगी। तो जैसे कि मैं बात करूं, अभी काफी दिनों से मैं देख रहा हूं कि थर्ड पेपर एक समस्या बना हुआ है और बहुत बच्चों का थर्ड पेपर के कारण पेपर रुक जाता है। मैं भी उसका शिकार रहा हूं। तो इसका कोई मार्ग बताएं आप बच्चों को, मुझे भी। क्योंकि मैं खुद आर्ट्स बैकग्राउंड से, और हमारे लिए तो सबसे बड़ा, खासकर भूतपूर्व सैनिकों के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है थर्ड पेपर निकालना। तो उसमें क्या है, हार नहीं मानना है। मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे शुरू शुरू में, तब भी मैंने समझने की कोशिश करी, क्योंकि ज्यादातर आदमी का बैकग्राउंड नहीं रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो उसको बार बार सीखने का प्रयास करना है। बार बार जब आप चीजें सीखोगे तो निश्चित ही वो समझ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आप लिख पाओगे आराम से। तो आपने थर्ड पेपर के किस बुक को ज्यादा महत्व दिया? बुक तो क्या है, आप अगर कोई डाउट हो, जैसे बुक तो कोई भी ले सकते जो आपकी भाषा में सहज हो, आप समझा सको अच्छे से एग्जामिनर को कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। और अगर आपके डाउट हो तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं या कोई संस्थान है, आप उससे सहायता ले सकते हो। बुक आपके हिसाब से लेना चाहिए, जो आपकी भाषा में सहज लगे आपको। कुछ बच्चों के कहना होता है कि सर कितने घंटे पढ़े, तो इसका क्या जवाब? पढ़ने के लिए तो कोई घंटे निर्धारित नहीं है, जितना पढ़ना है उतना डेडिकेशन होके पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं सुबह लाइब्रेरी में आ जाता था, लगभग 7:30 बजे तक आ जाता था और 2 बजे तक पढ़ता था। तो अगर मैंने लाइब्रेरी में 6 घंटे बिताए हैं तो लगभग 5.5 घंटे डेडिकेशन होके पढ़ना चाहिए। अगर आपने डेडिकेशन होके 5.5 घंटे पढ़े तो काफी होते हैं। और आप अगर यही बैठ के टाइम पास करके अगर 8 घंटे भी पढ़ लो, 10 घंटे भी पढ़ लो ना, आपका डेडिकेशन होके नहीं पढ़ा, बार बार मोबाइल देख रहे हो वगैरह वगैरह, तो कोई फायदा है नहीं उसका। डेडिकेट करना चाहिए जी, आपको। बिल्कुल। जैसे आपका पहली बार प्री निकला तो आपको खुशी मिली, मिलना भी चाहिए। जब मेंस का रिजल्ट हुआ तो आपका जो नाम था मेंस में इंटरव्यू के लिए, तो आपको उस समय कैसा फील? मुझे डाउट था कि पेपर नंबर 3 मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि पेपर नंबर 3 2020 में बहुत ज्यादा हार्ड आया था और पहली बार दिया था मैं। तो मुझे ये डाउट था कि अगर मेरा पेपर नंबर 3 निकल गया तो निश्चित ही मैं इंटरव्यू कॉल आएगा। मुझे क्लियर था कि पेपर नंबर 3 निकल गया मतलब मेरा इंटरव्यू कॉल आना ही है। और सिलेक्शन का जहां तक था, मैं फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन
जाएगा। क्योंकि आत्माएं बोलने लगती है जब जी आपका जी पेपर अच्छा जाए तो। हाँ तो जैसे कि मेंस का इंटरव्यू कॉल हो गया आपका मेंस के तुरंत बाद, तो इंटरव्यू के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई कि एक बार में ही आपने बिल्कुल कहते नहीं है, बिल्कुल सब बंदा झंडा गाड़ दिया? इंटरव्यू के लिए ऐसी तो कोई रणनीति है नहीं, लेकिन आप जो आपकी जर्नी है शुरू से बचपन से लेके आपकी जहां तक उम्र है, परिवार, आपने क्या क्या किया है, क्या अर्जित किया है, जैसे ग्रेजुएशन में आपने क्या, अब नॉर्मल स्टूडेंट के लिए तो क्या है, सिर्फ ग्रेजुएशन है और वो है। अब मेरे लिए बताने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि मेरे सेना में मैं जगह जगह रहा हूँ, तो उनको बताने के लिए बहुत कुछ है। तो मेरे सामने बहुत ज्यादा समस्याएं थी कि मैं क्या क्या इंटरव्यू के लिए तैयार करूं। तो भी आप नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वो चीजें, अगर आपको कोई नहीं, मॉक मॉक देना कंपलसरी है क्या उसकी? मॉक देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मॉक देने से आपकी जो हिचकिचाहट है वो खत्म हो जाती है। बाकी इंटरव्यू में जो क्वेश्चन रहते हैं मॉक के, वो काफी डिफरेंस रहते हैं। वो इंस्टेंटली आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी प्रतिक्रिया देखते हैं कि हाँ व्यक्ति जवाब देने के लायक है कि नहीं है। कंडीशन बेस्ड सवाल मान लो पूछ लिया उसने। नहीं, तो आपको कुछ इंटरव्यू कोई क्वेश्चन याद रहे हो अभी? इंटरव्यू के क्वेश्चन मुझसे काफी एकदम इंस्टेंट पूछे थे। जैसे कि सबसे पहले जो शर्मा सर थे हमारे बोर्ड चेयरमैन, उन्होंने पहले तो मुझे बुलाया और विश मैंने विश किया, फिर बोला बैठिए। तो फिर उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन चालू हो गए, बोला ऑपरेशन गंगा के बारे में पूछा। फिर उस समय ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी चल रहा था। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप वहाँ पे सूडान में क्यों भारत के नागरिक जाते हैं। फिर मैंने जवाब दिया उनको कि इसलिए जाते हैं, गरीब देश, सूडान गरीब देश है, फिर भी मैंने कहा, सर आयुर्वेद के प्रति उनका तो रुझान था। फिर उन्होंने पूछा कि भारत की चीन नीति, तो क्रॉस क्वेश्चन भी पूछते हैं कि लड़ाई हो जाना चाहिए। तो मैं कहा सर लड़ाई किसी की समस्या का समाधान नहीं है। वो आपको थोड़ा सा घबराएंगे, लेकिन आप अपने जो निर्णय है हमेशा पॉजिटिव माइंड में रहना है। आपकी जो नौकरी रही है, सेना में आपने काम किया, उससे संबंधित क्वेश्चन भी रहे होंगे? उससे संबंधित जो रेशियो रहता है लगभग लगभग 50-50 का रहता है। जो आपकी जॉब प्रोफाइल है उसमें लगभग 50% पूछते हैं। तो आपसे पूछा गया जी क्वेश्चन याद हो अगर आप? जिसे इंडो भारत और चाइना की जो वर्तमान विदेश नीति के संदर्भ में पूछा था, तो उन्होंने बोला था जो शर्मा सर है कि युद्ध हो जाना चाहिए, तो मैंने मना कर दिया था, मैंने सर युद्ध नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे फोर्स किया कि यार चाइना आए दिन फिर हमले कर रहा है, डोकलाम विवाद ये है, तो युद्ध तो होना चाहिए। मैं सर युद्ध किसी की समस्या का समाधान नहीं। मैं अपने निर्णय पे वो रहा था, क्या बोलते हैं उसको, निर्णय पे अडिग रहा था। तो अपने निर्णय पे जो आप बोल रहे हैं हमेशा एक मिला के ये बात है कि आप पॉजिटिव रहे वहाँ पे। नहीं, तो इंटरव्यू के दौरान आपकी ग्रेजुएशन से कोई क्वेश्चन रहे थे क्या? हाँ मेरी ग्रेजुएशन से कोई क्वेश्चन नहीं, गृह जिले से एक दो क्वेश्चन पूछे थे। बोला आपकी जो तहसील है जावरा, और उसमें कोई कोई फेमस स्थान है, तो मैंने बता दिया। हाँ, वो तो अगर आपकी जन्मभूमि है भाई, जन्मभूमि तो डायमेंशन काफी ज्यादा रहता है उसमें, आप कुछ भी पूछ सकते हो। अच्छा, उनका दायरा बहुत रहता है, बहुत बड़े स्तर पे। उन्होंने लाल फीता शाही भी पूछा था। अच्छा, बहुत कुछ याद रहा होगा भगवान, जैसे उन्होंने पूछा था भगवान राम को, जैसे धर्म अध्यात्म में भी आ गए थे वो, बोला भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। तो ऐसे तो आपने किस तरह से जवाब दिया? तो फिर वो यही तो है इंटरव्यू के इंसेंटिव, क्या क्वेश्चन आएगा आपको आइडिया नहीं है। तो फिर मैंने जवाब दिया कि ताकि मैं सर भगवान राम ने पिता पुत्र विभिन्न दायित्वों का अपने कर्तव्य और निष्ठा के साथ निर्वहन किया था, इसलिए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम नियम और कायदे के तहत वो निर्णय लेते थे, इसलिए बोला ठीक। समझ गए थे कि हाँ पता है। नहीं, तो आपने जैसे कि ये तीनों फेज क्लियर की और आपने एक पद धारण किया, तो पद धारण करने के पश्चात जिसमें रिजल्ट आया, आपको उस दिन क्या फील हुआ, कैसा लगा? उस दिन रिजल्ट तो आया, मैं एकदम सडनली कहीं बाहर था, तो बाइक पे था मैं, तो फोन पे फोन आ रहे, मैं कहीं एकदम से फोन पे फोन क्यों आ रहे, क्या हुआ, देखा दोस्तों के फोन पे फोन आ रहे हैं, घर दोस्तों के आए खासकर, तो फर्स्ट में बोला भाई बधाई हो। मुझे मुझे तो देखने का टाइम ही नहीं मिला, दोस्तों ने ही बता दिया भाई तेरे को ये पोस्ट मिली थी। मैंने ठीक है चलो बढ़िया है, खुशी हुई, बीवी बच्चे परिवार सबको खुशी हुई। मैंने चलो, फिर हमने माता पिता को फोन लगाया और भाई को फोन लगाया कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया ऐसे ऐसे। नहीं, मैंने सुना है कि जैसे रिजल्ट आया उसमें नींद नहीं आती।
हाँ, ये सच्चाई ये है। सच्चाई है कि नहीं झूठ है? जी बिल्कुल सच्चाई है। उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मतलब खुशी क्योंकि के बधाइयों का तांता चलता रहता है। ताता तो रात में 12-1 बजे तक चला, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मतलब इतनी खुशी थी कि बस जो मैंने पीएससी का जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो हो गया बस। नहीं, मैंने बहुत लोगों को मुझे इस बात को सुना है कि लास्ट वाले दिन जब जब आपका रिजल्ट आता है उस दिन नींद आती नहीं। हाँ, नहीं आई थी, मुझे खुद नींद नहीं आई थी। बहुत खुशी होता है उस दिन, मतलब आप जो इस सेवा के लिए आपने 2-3 साल, 4 साल, 5 साल जितने भी गुजारे हैं और वो एकदम से खुशी मिलती है तो काफी ज्यादा ही खुशी होता है। आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने सेना के दौरान आपने जो जॉब की, उस दौरान आपको मोटिवेशन कहाँ से आया कि मुझे ये करना है और इस मुकाम तक पहुंचना है? क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ और आपकी जर्नी में थोड़ा भाग मेरा भी रहा है। मैं अभी आपके साथ जुड़ा था अभी टेस्ट सीरीज के दौरान, आपके साथ दी मैंने टेस्ट सीरीज। तो मैंने आपका लेवल देखो, बहुत अच्छा लेवल है। मैंने आर्मी एक्स में मैंने बहुत देखे हैं अपने कोचिंग की कैरियर के दौरान, लेकिन मैंने आप पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुण देखा है। आपकी जो टैलेंट है ना, मैं कह रहा हूँ बहुत हाई है। ये वो एक दिन की जर्नी तो है नहीं, तो आपने कब से इसको टारगेट बनाया था? सेना में रहने के क्योंकि दौरान बहुत से भूतपूर्व सैनिक मैंने देखा है कि तुरंत रिटायर होने के बाद किसी अन्य छोटी छोटी जॉब में शामिल हो जाते हैं। सेना में रहने के दौरान मुझे ऑफिसर बनना था। हमारे सेना में भी आगे बढ़ने के चांस है, लेकिन सेना में क्या है कि थोड़ा सा इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और मध्य प्रदेश के जो निवासी है उनकी थोड़ी सी इंग्लिश भाषा थोड़ी सी कमजोर टाइप मान सकते हैं अपन। तो उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था आर्मी में ऑफिसर में। तो मेरे साथ वाले लगभग बहुत सारे दोस्त लोग, वो क्या है कैप्टन कोई मेजर बन गया था। मुझे भी लगता था कि यार मुझे भी बनना चाहिए ऑफिसर। तो फिर मुझे मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसे क्या है। तो फिर एक मध्य प्रदेश में हमारे सर थे, हमारे जो कोर थे, उनसे रिटायर है तो वो एसआई बने थे। तो मैंने उनसे मार्गदर्शन लिया कि सर मैं रिटायर हो रहा हूँ, क्या क्या करना चाहिए मुझे। तो फिर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि तू पीएससी में ट्राई कर, वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है। फिर मेरा एक मित्र है, वो मेरे गांव का ही है, तो उसने बताया कि भैया इसमें ऐसी ऐसी पोस्ट है, इनका ये है। तो फिर वहाँ से मैंने लगभग सेना में रिटायर होने से 2-3 साल पहले ही सिलेबस समझने लग गया और धीरे धीरे तैयारी चालू कर दी थी। मतलब आपने पहले से तैयारी कर जी ली? हाँ, मैंने। तो जो भी नए युवा तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आप अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? अंतिम संदेश ये देना चाहूंगा युवाओं को कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपको अगर पीएससी करना है तो पीएससी में ही डटे रहिए, क्योंकि डायमेंशन पीएससी थोड़ा सब्र मांगता है। एक कछुए वाली चाल की कहानी है पीएससी। आपका फर्स्ट बार में नहीं होगा, सेकंड बार में नहीं होगा, थर्ड बार में नहीं होगा, तो ऐसा लगता है कि टूट जाएंगे हम। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने छठी बार में जाके सफलता अर्जित करी है। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अगर आप बड़े लक्ष्य रखेंगे तो छोटे लक्ष्य तो आसानी से पा ही जाएंगे। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित किए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो दृढ़ निश्चित होकर लगे रहें, जी चाहे जी। आपको एक टारगेट बना लेना है कि इसको टारगेट। फतेह करके रहेंगे, अन्यथा कुछ नहीं कुछ करना, नहीं। अंतिम रूप से वही चाहिए। जी। तो जो भी छात्र जुड़े सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्जित करता हूँ, और बड़े भाई ने जो आपको मार्गदर्शन दिया आप उस पर चलकर आगे बढ़े, कि उन्होंने देश की सेवा भी की और आज और अपने राज्य की सेवा करेंगे आज। इसी बात में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हो गया?